हेलो सभी को नमस्कार। हाँ जी, आ जाइए, सभी को गुड मॉर्निंग। आप सभी का डेस्टिनी कॉमर्स एकेडमी पर स्वागत है। करें अपने टॉपिक को शुरू। चलो जी। हाँ जी, देखिए, कई दिन से क्लास नहीं लगी, लेकिन आप लोगों का ये बताओ, तुम लोग इतना जी उठा रखे हो तुमने। 90% सिलेबस आपका हो चुका है साइकोलॉजी का। केवल आपके 2 टॉपिक रहते हैं, एक तो कोऑपरेटिव लर्निंग और एक रहता है टीचिंग मॉडल्स। एक आपका टॉपिक कौन सा रहता है? टीचिंग मॉडल्स। बस ये टॉपिक रहते हैं आपके दोनों, इसके अलावा आपका कोई टॉपिक नहीं रहता भी। अरे बता दो कोई रहता है तो। आपका सारा का सारा सिलेबस हो चुका है, 90% करवा चुकी हूँ मैं। अच्छा, ये बीच में आपकी क्लास लगी क्यों नहीं थी? ये इसलिए नहीं लगी थी क्योंकि केवीएस का पेपर था भाई, कल था ना केवीएस टीजीटी का, इंग्लिश का भी था, हिंदी वालों का भी था। तो पहले इनका सिलेबस ना कराए, जिनकी डेट आ रही है उनको ना करवाएं क्या? तुम्हारी तो डेट नहीं है अभी तक, कोई लेना नहीं देना नहीं होगा, तो तुम्हारा मार्च में होगा। और अभी मेरा 90% सिलेबस हो गया, ओनली 10% यानी कि 2 टॉपिक रहते थे। 10% भी मैं ज़्यादा बोल रही हूँ, यूँ लगा लो आपका टॉपिक ही 5-7% रहता है, ये बात कहना ज़्यादा सही होगा। तुमने इसके लिए इतना जी उठा रखा है, हर रोज़ फ़ोन करते हो सर के पास, कभी कोई बच्चा हमारा साइकोलॉजी का सिलेबस नहीं है जी, सिलेबस नहीं है, सिलेबस नहीं है। ग्रुप पे तुमने मैसेज छोड़ रखे हैं, साइकोलॉजी का सिलेबस, साइकोलॉजी सिलेबस है। अरे ये 90% 95% ये तो कर लो पहले। जब आपने हमारे पास फीस दी है, अब मेरा को ये काम है कि मैंने साइकोलॉजी पूरी करवानी है, तो फिर हम नहीं करवाएँगे क्या? बताओ, नहीं करवाएँगे? हमें आपका सिलेक्शन नहीं चाहिए? आपको तो आपका सिलेक्शन चाहिए ही, हम अकेडमी को भी चाहिए, ताकि हम भी यूँ कहें भई हमारे ये बच्चे हैं, ये सेलेक्ट हो गए, हमें भी चाहिए आपका सिलेक्शन। तो तुम बिना ही काम के मतलब वो काम करते हो जिसका कोई तुक ही नहीं है, अभी इतने समझदार हो के तुम टीचर बनने जा रहे हो। अब ये बताओ कि जो पैरों में आग लग रही है, पहले उसको बुझाएँगे या जो आग लगी नहीं अभी तक, उसको बुझाएँगे पहले? और जो केवीएस के बच्चे हैं ना मेरे, जिनको मैं केवीएस के अंदर पढ़ा रही हूँ, अभी 17 तारीख को पीजीटी का पेपर है केवीएस का। आज कितनी होगी? आज 14 होगी ना, 2 ही दिन बीच में है। अरे 25% सिलेबस रहता है अभी तक, हुआ नहीं पूरा, क्योंकि केवीएस ने टाइम ही नहीं दिया था। 1 महीने का टाइम दिया, 1 महीने के अंदर भी ये हुआ ही नहीं इतना सिलेबस, सिलेबस इतना ज़्यादा था। अभी भी 25% सिलेबस रहता है और वो बच्चे भी तो जिल रोक के बैठे हैं। उनको भी तो मैं अब भी करवा रही हूँ, आज भी करवाऊँगी, मैंने रात को 12-1 बजे तक क्लासें लूँगी, कल भी करवाऊँगी उनका। तुम खामखा यूँ ही भड़क लिए बैठे हो अपने आप बिना ही काम। सभी मेरे पास फ़ोन करते हो कि मैडम जी भई आ जाओ, भई बच्चे ऐसे बार-बार फ़ोन कर रहे हैं। भई मैंने कहा इन बच्चों से तो हद हो रही है जमा। पहले ये जो मैंने आपको करवा दिया ना, पिच 90 पिचा 95 क्यों, तुम 90% मान लो, चलो तुम्हारी बात ऊपर है। ये 90% है, ये तो कर ले पहले। ये तैयार है सारा, जमा लाइन टू लाइन सारा तैयार है ये। इसका प्रैक्टिस सेट लगा-लगा के देखो, मॉक टेस्ट लगा लो, करके देखो पिछले प्रीवियस ईयर पेपर कर के, और ये सोचो भी जितना 5, 7, 10% रहता है मैडम करवा देंगे। लेकिन आज मैं इतनी बिज़ी थी, क्योंकि उन बच्चों का करवाना है, 17 का पेपर है बच्चों का और 25% सिलेबस रहता है। मेरा भी दिल दुखता है भी, बच्चों को मैंने सिलेबस नहीं करवाऊँगी तो फिर बच्चे कैसे करेंगे? उन्होंने पैसे भर रखे हैं, जैसे आपने भर रखे हैं। लेकिन फिर भी मुझे आज आना पड़ा मजबूरी में कि भई इनसे तो बात करनी पड़ेगी, ऐसे तो पार नहीं पड़ेगी। तो टीचर बनने वाले हो, थोड़ा कॉमन सेंस रखा करो थोड़ी बहुत। थोड़ी बहुत सोचा करो कि अभी तो आपकी डेट ही नहीं आई पेपर की। मार्च में बोल रहे हैं, अभी आई तो नहीं। और यूँ तो है नहीं कि रातों-रात डेट आ जाएगी, आज रात को डेट आ जाएगी और कल सुबह पेपर होगा। कम से कम 15 दिन पहले तो आती होगी या नहीं? बिना काम यूँ ही भड़क लिए बैठे हो। चलो अब करो। तो देखो, कोऑपरेटिव लर्निंग यानी कि सहकारी अधिगम, इसकी बात करते हैं। क्योंकि तुम लोग टीचर बनने वाले हो, पर टीचर वाले जो गुण है ना वो भी अपने अंदर लेके आओ। तो चलो जो कोऑपरेटिव लर्निंग की बात करते हैं, सेकंड यूनिट की, सहकारी अधिगम। ये सहकारी अधिगम आखिर है क्या? ठीक है ना? ये जो सहकारी अधिगम है, ये आखिर है क्या? तो देखो, ये जो स्कूल के अंदर जो टीचर होता है, पहले मैं इसको आसान लैंग्वेज में आपको समझा दूँ, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूँ कि जो टीचर होता है स्कूल के अंदर, वो क्या करता है, वो बच्चों को जब कुछ पढ़ाता है या बच्चों को कुछ सिखाता है, ठीक है? तो बच्चों को कई बार क्या करता है, ग्रुप में बाँट देता है। बच्चों को किस में बाँट देता है भई? ग्रुप्स के अंदर बच्चों को वो बाँट देता है, ठीक है? और ग्रुप कितने का? मान लो हो सकता है कि 2-3 बच्चों का ग्रुप हो सकता है कि 5-7 बच्चों का ग्रुप बना देता है और उनको ये कहता है उस ग्रुप में बाँटकर बच्चों को कि तुम लोग पढ़ो।
क्या बोलता है कि तुम लोग पढ़ो, तुमने ये टास्क जो है ना, जो मैंने दिया है, ये तुमने कंप्लीट करना है। जैसे मान लो टीचर ने उनको एक कोई समस्या दे दी, या टीचर ने उनको कोई ये दे दिया कि भाई ये जो टास्क, ये काम है ना, ये तुमने इतना पढ़ना है इतने टाइम तक, ठीक है। जैसे एग्जांपल लो, जैसे मान लो मैथ का कोई टीचर है, ठीक है ना, मैथ का टीचर है, और कोई मान लो ऐसा कोई यूनिट है, मान लो कोई यूनिट है, और वो दे देता है इस ग्रुप को, और ये कहता है कि तुम लोग आपस में मिलकर पढ़ो। तो ग्रुप के अंदर एक बच्चे को वो क्या बना देता है, लीडर बना देता है। ग्रुप के अंदर एक बच्चे को लीडर बना देता है कि वो क्या करेगा, वो ग्रुप के अन्य बच्चों को सिखाएगा, फिर आपस में सारे बच्चे एक दूसरे से डिस्कस करेंगे कि ये प्रॉब्लम कैसे सोल्व आउट हो सकती है। उसके बाद वो समस्या का समाधान जब करेंगे तो हो सकता है बीच में कोई समस्या भी आ जाए, ऐसा होता है कई बार। जो 3-4 बच्चे होते हैं मिलकर पढ़ते हैं, उनको टीचर टास्क दे देता है, अलग अलग ग्रुप बना देता है क्लास के, और उनको समस्या आ जाती है बीच में। तो फिर वो क्या करते हैं, वो टीचर के पास जाएंगे, वो कहेंगे जी मास्टर जी यहाँ पर दिक्कत है हमको। तो टीचर क्या करेगा, उनकी सहायता करेगा, भी चलो कोई बात नहीं, इसको ऐसे कर लो और ये ठीक हो जाएगा। फिर वो जाकर बैठ जाएंगे। देखा होगा ना अपने स्कूल के अंदर, आप भी कभी पढ़ते थे, तो जब भी कोई समस्या आएगी तो हम लोग किसके पास जाएंगे, हम लोग टीचर के पास जाएंगे, और टीचर क्या करेगा, उनकी समस्या को, उनकी प्रॉब्लम को सोल्व आउट कर देगा। तो यही कोऑपरेटिव लर्निंग है, यही सहकारी अधिगम है, यही क्या है, सहकारी अधिगम है, ठीक है। फिर देखो इसके अंदर क्या होता है कि बच्चे किसके अंदर पढ़ते हैं भाई, समूह के अंदर पढ़ते हैं, क्योंकि टीचर बच्चों को कुछ सिखाना चाहता है और बच्चों का ग्रुप बना देता है। अब आप कहोगे क्यों जी, ग्रुप बनाता क्यों है टीचर बच्चों का? भाई टीचर सीधा ही सिखा दे पूरी क्लास को, अब वो ग्रुप क्यों बनाता है भाई? ग्रुप इसलिए बनाता है क्योंकि क्लास के अंदर कई बच्चे शाय बच्चे होते हैं, मतलब शर्माने वाले, जो बहुत ज्यादा शर्माते हैं, झिझकते हैं, और टीचर के सामने वो अपनी बात खुलकर नहीं कह सकते। लेकिन जो उनका पीयर ग्रुप होता है, जो उनके साथी होते हैं, उनके साथ वो अच्छी तरह डिस्कस कर लेता है, ठीक है ना। कोई समस्या होगी तो बच्चे को बता देगा। तो इससे क्या होगा कि बच्चों के अंदर अधिगम बढ़ेगा, लर्निंग पावर बढ़ेगी। फिर एक क्लास के अंदर मान लो 35 बच्चे हैं, तो ये जरूरी तो नहीं है कि एक ही क्लास के अंदर, मान लो 40 मिनट का लेक्चर है, टीचर का 40 मिनट का लेक्चर होता है, तो 40 मिनट के लेक्चर के अंदर 35 बच्चों की बारी आनी नामुमकिन है। ये तो है भाई, 35 बच्चों से टीचर नहीं सुन सकता 40 मिनट के अंदर, उनकी प्रॉब्लम से नहीं ले सकता। इसके लिए टीचर क्या करता है, ग्रुप बना देता है भी, ताकि क्लास में हर एक बच्चे की बारी आ जाए, और जो ग्रुप का लीडर है उससे टीचर हैंडल कर लेता है उसको। अब आप कहोगे क्या मैडम हमेशा ही एक लीडर बनाता है? ऐसा तो कुछ नहीं है बे, आज किसी बच्चे को लीडर बना दिया, अगले दिन जब ग्रुप बनाया जाएगा तो कहा जाएगा भी तुम तो कल भी लीडर बने थे, आज इसको बनने दो भाई। क्योंकि सभी बच्चों को रोटेशन वाइज लीडर बनाता है, ताकि बच्चों का अधिगम बढ़िया हो, सभी बच्चों को आगे आने का मौका मिले, और सारे बच्चे मिलकर अच्छी तरह से वो पढ़ ले, ठीक है ना। कभी मैं भी स्कूल में पढ़ाती थी ना, तो मैं भी बच्चों के ग्रुप बनवाती थी ऐसे, जब रिवीजन का टाइम आता था या कोई जो मेन लेसन है वो याद करवाना होता था, तो बच्चों के मैं ग्रुप बना दिया करती थी, 4-4 बच्चों के। भाई 4 बच्चों के ग्रुप के अंदर यूँ थोड़ा ना सारे रद्दी बच्चे ले लिए, भाई 1-2 बच्चे उसके अंदर इंटेलिजेंट होते हैं और 1-2 थोड़े से ठीक होते हैं। किसी ग्रुप के अंदर 1 इंटेलिजेंट होता है, 3 एवरेज ले लेते हैं। किसी ग्रुप के अंदर 2 नालायक बच्चे और 2 इंटेलिजेंट बच्चे, मतलब उनका लेवल देखकर बनाना पड़ता है, क्योंकि अगर सारे नालायक हो गए तो फिर किसी को ही नहीं आता, सीधी बात है, वो समझाएगा क्या दूसरे को। तो एक इंटेलिजेंट बच्चा, 1 या 2 इंटेलिजेंट बच्चे एक ग्रुप में रखना पड़ता है ना। तो मैं भी हमेशा, ज़्यादातर मैं 4-4 बच्चों के ग्रुप बनाती थी, क्योंकि 2 बेंच के ऊपर आगे पीछे आराम से बच्चे बैठ सकते हैं, 2 अगले पे 2 पिछले पे बैठ गए, आराम से पढ़ लेंगे। फिर उससे पीछे वाले तीसरे चौथे बेंच पर फिर एक ग्रुप बना दिया, बच्चों को आगे पीछे ऐसे बिठा दिया, तुम इधर आ जाओ जी, तुम उधर आ जाओ जी, ग्रुप बना रहे हैं तुम्हारे पढ़ने के लिए। उससे बच्चों का अधिगम तेज होता है। बच्चे टीचर से डरते हैं, टीचर के सामने बच्चे नहीं बोल पाते अपनी समस्या को, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, सारे बच्चे तो नहीं होते खैर, पर ये लगा लो कि क्लास के अंदर 50% बच्चे टीचर से डरते हैं, वो टीचर के सामने नहीं आना चाहते, लेकिन अपने पीयर ग्रुप के अंदर वो खुलकर सुनाते हैं। बहुत बार मैंने भी क्या देखा, जब मैं पढ़ाती थी कभी स्कूल में, कि कई बच्चे ऐसे थे जो मुझे नहीं सुनाते थे, वो स्टूडेंट ऐसे थे जो मेरे को नहीं सुना पाते थे। मैं सुनती थी ना, तो ऐसे अंडर प्रेशर में कहते मैडम सुनाया नहीं जा रहा, अरे तो इसको सुना देगा, ये पास में जो ये लड़का बैठा है, हाँ इसको सुना दूंगा, सुना फिर इसको सुना। तो हमें मेन बात तो उसको याद करवाने से है, हमारा मुद्दा इस बात के ऊपर थोड़ी ना है कि वो मेरे को सुनाएगा या साथ वाले बच्चे को सुनाएगा, डजेंट मैटर। हमारा मुद्दा क्या है, उसको याद करवाना है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब आप टीचर बनने वाले हो
HPSC के अंदर, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो कोऑपरेटिंग लर्निंग है वो क्या होती है। HPSC जो है वो कंडक्ट करवा रही है पेपर, मतलब गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हो तो आपको कोऑपरेटिंग लर्निंग के बारे में पता होना चाहिए कि सहकारी अधिगम होता क्या है। क्योंकि आपने भी बच्चों के साथ, आप किशोर बच्चों को पढ़ाओगे, PGT वाले बच्चों को पढ़ाओगे तो आपको ग्रुप बनाने पड़ेंगे, ठीक है ना, अगर आप बच्चों को अच्छी तरह सिखाना चाहते हैं तो सभी बच्चे समूह में पढ़ते हैं, एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात, जॉन डीवी ने सहकारी अधिगम की बात की थी। किसने बात की थी? जॉन डीवी ने। जॉन डीवी ने सहकारी अधिगम की बात की थी, ठीक है। उसके बाद देखो, कक्षा में टीचर स्टूडेंट को कुछ पढ़ाता है, टीचर है, स्टूडेंट को कुछ बताता है, कुछ पढ़ाता है, कोई नई चीज पढ़ाता है, तो उसके बाद क्या कर देता है, उस चीज को याद करवाने के लिए, उस चीज को लर्न करवाने के लिए वो ग्रुप बना देता है। किसका? स्टूडेंट्स का। और ये सारे मिलकर क्या करते हैं? समस्या का समाधान। अब आप कहोगे मैडम समस्या समाधान कहाँ से आ गई, वो तो लर्न करवाता है। अब देखो, अगर मैंने बच्चों को क्या पढ़ानी है, मैंने बच्चों को मान लो संख्या का टॉपिक पढ़ाना है, तो ये समस्या है मेरे सामने कि आपको संज्ञा का टॉपिक सारे बच्चों को याद होना चाहिए, मुझे आपको लर्न करवाना है। तो इसके लिए क्या करूंगी, मैं ग्रुप बना दूंगी। तो आप ग्रुप के अंदर, जब पहले मैंने सारी क्लास को समझा दिया संज्ञा का बहुत अच्छी तरह, उसके बाद मैंने आपको याद करने के लिए दे दिया, और फिर मैं ग्रुप्स में बना दूंगी, कहूंगी तुम सारे सुनो भी, सारे बच्चों की बारी आ जाएगी, ठीक है ना, और ये पता चल जाएगा कौन से बच्चे को याद नहीं है, ठीक है। फिर देखो आगे हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, कि एक मिनट, हाँ जी, स्मॉल टीम हैविंग स्टूडेंट्स ऑफ डिफरेंट एबिलिटी यूज ए वेराइटी ऑफ लर्निंग एक्टिविटीज टू इंप्रूव देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट। कहते हैं जो स्मॉल टीम, छोटी टीम होती है, मतलब कितने बच्चे होते हैं, उसके अंदर 4 या 5 बच्चे आप लोग ले सकते हो, जैसे मैं बताती हूँ कि मैं 4-4 बच्चों का ही बनाती थी। तो स्मॉल टीम होती है स्टूडेंट्स की जो डिफरेंट एबिलिटी के होते हैं। ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी। सारे नालायक बच्चे नहीं लेने आपने, सारे रद्दी बच्चे नहीं लेने आपने, कोई बच्चा इंटेलिजेंट लेना है, कोई एवरेज लेना है, कोई बिल्कुल डल लेना है। तो अलग अलग वैरायटी के बच्चे आपने ग्रुप के अंदर लेने हैं, ठीक है ना। ऑफ लर्निंग, वैरायटी ऑफ लर्निंग एक्टिविटीज, जिनकी अलग अलग लर्निंग एक्टिविटीज हो। मतलब कोई बच्चा ऐसा हो जो अच्छा समझा सकता हो, कोई बच्चा ऐसा हो जो अच्छा जो है मतलब सुन सकता हो बढ़िया तरीके से, ठीक है ना। कोई बच्चा ऐसा होता है कि कोई एक्टिविटी भी करके समझा सकता है दूसरे को। तो अलग अलग लर्निंग एक्टिविटीज होती है टू इम्प्रूव देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट, क्योंकि वो अपने सब्जेक्ट को क्या करते हैं, इम्प्रूव करना चाहते हैं, उसका लेवल, ठीक है ना। जो सब्जेक्ट की समझ को इम्प्रूव करने के लिए अलग अलग प्रकार के बच्चों से एक स्मॉल टीम बनाई जाती है, ठीक है ना। क्या टीम बनाई जाती है? एक छोटी टीम बनाई जाती है। अब मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे अच्छी तरह कोऑपरेटिव लर्निंग का, कि भाई जहाँ पर टीचर क्लास के अंदर बच्चों को कुछ याद करवाना चाहता है, बच्चों को कुछ समझाना चाहता है, तो वो क्या करता है, वो एक स्मॉल टीम बनाता है और उसके अंदर अलग अलग एबिलिटी के बच्चों को रखता है, ताकि जो बच्चे हैं वो अपनी सब्जेक्ट की नॉलेज को क्या कर सके, इम्प्रूव कर सके, ठीक है ना। चलो जी, अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखो आगे बात करते हैं हम लोग, ये लो जी, हाँ जी, आगे बात करते हैं अभी बेनिफिट्स ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग। बेनिफिट्स ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग, ये जो कोऑपरेटिव लर्निंग है, सहकारी अधिगम है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, कोऑपरेटिव लर्निंग के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। पहला बेनिफिट तो क्या है, प्रोमोट्स प्रोमोट्स सेल्फ एस्टीम, यानी कि व्यक्ति निष्ठा। एक जो व्यक्ति है, हर व्यक्ति के अंदर कुछ निष्ठाएं होती हैं, जैसे व्यक्ति कोई अच्छा वक्ता है, कोई अच्छा श्रोता है, कोई अच्छा जो है समझाने वाला होता है, कोई चित्र बनाने वाला होता है। एंड मेक स्टूडेंट्स फील बेटर फील अबाउट देमसेल्व्स, ठीक है ना। एंड मेक स्टूडेंट्स बेटर फील, ये 2 बार फील लिख रखा है गलती से। एंड मेक स्टूडेंट बेटर फील अबाउट देमसेल्व्स, और उनको अच्छा फील होता है। अब देखो एक बच्चा ऐसा है, जैसे क्लास के अंदर बच्चे ज़्यादातर क्या होते हैं, जो आप स्कूल के अंदर पढ़ाओगे, वो दूसरों से सुनकर बड़े राजी हैं, है ना, दूसरे को समझाकर राजी हैं। मतलब टीचर, बच्चा भी वहाँ पर टीचर बनना चाहता है। अगर आप किसी बच्चे को ये कह दोगे कि इस ग्रुप को तुमने ये चीज़ समझानी है, तो वो ग्रुप के बच्चे भी समझ जाएंगे और उसकी अपनी भी पक्की हो जाएगी। अब अगर मैं आपको कोई चीज़ समझा रही हूँ तो मेरी खुद की भी तो पक्की हो रही है, सीधी बात है। अगर मैं आपको कुछ पढ़ा रही हूँ तो मेरा खुद का भी तो पक्का है, और आपका भी तो है, हो ही रहा है, आपका तो हो ही रहा है और मेरा खुद का भी पक्का है।
तो जो कोऑपरेटिव लर्निंग है, इससे सेल्फ एस्टीम जो होती है प्रमोट होती है और स्टूडेंट बेटर फील करता है अपने आप में कि अच्छा है, बच्चे बड़े खुश होते हैं। आपने स्कूलों के अंदर देखा होगा कि आपने बच्चों से कुछ सुन लिया और फिर ये कहा कि तुम सारी क्लास से सुन लो, बड़ा राजी होगा, हाँ जी मैं सुनूँ जी, मैं सुनूँ जी। और अगर आपने क्लास में ये कह दिया ना कि जो बच्चा कल याद करके आएगा वो पहले मुझे सुनाएगा और बाद में सारी क्लास से सुनेगा, तो देखना क्लास में 5-7 बच्चे ऐसे होंगे जो बिल्कुल हद कर देंगे, सर जी मेरे से सुन लो, सर जी मेरे से सुन लो, मैडम जी मेरे से सुन लो। क्योंकि बच्चों को क्या होता है, बेटर फील होता है। वहाँ पर एक टीचर का रोल निभाकर उनको अच्छा लगता है। बच्चे अपने क्लासमेट की नॉलेज और थॉट्स का फ़ायदा उठा सकते हैं। भई देखो, अब जो क्लासमेट्स होते हैं उनके अंदर भी नॉलेज होती है। अब कई बार ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत बढ़िया एक्सप्लेन कर देते हैं और उनके अच्छे-अच्छे विचार होते हैं किसी समस्या के समाधान के लिए। तो बच्चे अपने क्लासमेट की नॉलेज का और थॉट्स का क्या उठा सकते हैं भई? फ़ायदा इसके अंदर उठा सकते हैं। ठीक है ना? बच्चे इसके अंदर उनका फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है? उसके बाद बच्चों के लिए रिलैक्स एटमॉस्फेयर मिलता है, बिल्कुल मिलता है। मोटिवेशन मिलता है क्योंकि बच्चे जो है ना वो टीचर के सामने क्या करते हैं, झिझकते हैं। वो टीचर के सामने अपनी बात को अच्छी तरह नहीं शो कर सकते। बच्चों के अंदर ये दिक्कत होती है कि वो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो टीचर के पास आकर ही यूँ लगा लो उनका बीपी हाई हो जाता है। उनको डर लगता है कि भई टीचर धमका ना दे, बेइज़्ज़ती ना कर दे, पूरी क्लास के अंदर थप्पड़-थप्पड़ ना मार दे, गलती हो गई तो। तो वो बच्चे क्या करते हैं, पीछे-पीछे खिसकते हैं, सुनाने से डरते हैं। अगर आप सुनोगे तो वो सुना नहीं पाएँगे। तो यहाँ पर बच्चे के लिए क्या मिलेगा, एक रिलैक्स्ड एटमॉस्फेयर बच्चों को मिलता है। बच्चे रिलैक्स हो जाते हैं और आराम से क्लास के अंदर बच्चे क्या करते हैं, अपने जो क्लासमेट हैं उनके साथ पढ़ते हैं और उनको मोटिवेशन भी मिलता है। ठीक है ना? मोटिवेशन कैसे मिलेगा कि अगर आज जो मेरे ग्रुप का लीडर कोई और बच्चा है, तो कल वो लीडर मैं बनूँगा। कल मैं याद करके आऊँगा क्योंकि सर ने कहा है कि कल मेरे को लीडर बनाया जाएगा, तो वो मोटिवेट हो गया ना पढ़ने के लिए। वो घर जाकर याद करेगा, लिख-लिख कर देखेगा, ताकि जब टीचर उससे सुने, टीचर उससे पूछे, तो वो बात को अच्छी तरह एक्सप्लेन कर सके। तो उससे बच्चों को आगे बढ़ने के लिए एक मोटिवेट भी मिलता है, ठीक है ना? मोटिवेशन मिल रहा है और रिलैक्स्ड एटमॉस्फेयर के अंदर बच्चे क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है? उनके लिए वहाँ पर कोई प्रकार का दबाव नहीं है किसी प्रकार का और रिलैक्स वे के अंदर बच्चे क्लास के अंदर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखो, अब हम बात करते हैं 1 मिनट अगली बात क्या है, कंपोनेंट्स। अगली बात क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग यानी कि अवयव। कंपोनेंट्स क्या होते हैं, अवयव होते हैं ये, जिनको आप तत्व भी बोल सकते हैं। कोऑपरेटिव लर्निंग के क्या-क्या तत्व हैं, क्या-क्या कंपोनेंट्स हैं। पहली बात, ग्रुप प्रोसेसिंग। ग्रुप के अंदर होता है, ग्रुप प्रक्रिया है ना? ग्रुप की प्रक्रिया है। चाहे आप कितने भी बच्चों का बनाओ, 3 बच्चों का, 4 बच्चों का, 8 बच्चों का, लेकिन सारे काम, एक्टिविटी सारे ग्रुप के अंदर हो रही है। तो एक ग्रुप की प्रोसेसिंग है। बच्चों को ग्रुप के अंदर काम करना आता है भई। जैसे बच्चों को मतलब कई बार बच्चे क्या होते हैं, ग्रुप के अंदर काम करना कौन सिखाएँगे? हम लोग सिखाएँगे। भई एक ग्रुप के अंदर टीम वर्क ये होता है। ठीक है ना? इससे मतलब कल को बच्चा किसी बिज़नेस के अंदर जाएगा, तो बच्चा वहाँ पर टीम वर्क करेगा भी। तो टीम वर्क की नॉलेज कहाँ पर मिल जाएगी? उसको स्कूल लेवल से मिल जाएगी, क्योंकि ग्रुप क्या करेगा? ग्रुप प्रोसेस करता है। ठीक है? उसके बाद पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस, जिसको आप अन्योन्याश्रित बोलते हैं हिंदी के अंदर। यानी कि बच्चे जो है ना एक-दूसरे के ऊपर डिपेंड होकर सीख देते हैं, इंटरडिपेंड हो जाते हैं बच्चे एक-दूसरे के ऊपर। पॉजिटिव, लेकिन वो इंटरडिपेंड जो है ना वो नेगेटिव नहीं है, वो पॉजिटिव है। देखो, एक तो ऐसे हो कि एक इंसान दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है, वो खुद से कोई काम नहीं कर सकता, तो वो तो फिर नेगेटिव इंटरडिपेंडेंस है। यहाँ पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस होती है, यानी कि एक बच्चा क्या करता है, समस्या का समाधान करता है, कैसे? और दूसरे बच्चों के साथ मिलकर करता है। तो जो वर्क है ना वो टीम वर्क है, किसी का इंडिविजुअली नहीं है भई, टीम वर्क है। मान लो कोई भी प्रॉब्लम जो टीचर ने बच्चों को दे दी, ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तुमने, तो बच्चे क्या करेंगे, एक दूसरे से विचार विमर्श करेंगे, डिस्कस करेंगे। भई ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो सकती है? एक बच्चा कहेगा ऐसे हो सकती है, दूसरा कहेगा ना ऐसे हो सकती है, फिर तीसरा कहेगा हम ऐसे कर लेते हैं। तो मतलब पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस है उनका। एक दूसरे के ऊपर जो डिपेंड है ना वो पॉजिटिवली है, वो नेगेटिवली नहीं है। भई समझो इस बात को, नेगेटिव नहीं है, वो पॉजिटिव है। वो चीज़ अच्छी है। बच्चे को टीम के अंदर काम करना आएगा। उसके बाद इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी, यानी कि व्यक्तिगत जवाबदेही। हर व्यक्ति की जवाबदेही है इंडिविजुअली, बिल्कुल। टीचर पूछेगा, हाँ जी समस्या का समाधान हो गया, पर तुम सब ने कितना कितना किया भाई? तो एक बच्चा बताएगा, सर जी ये जो बात इसमें ये है ना, ये मैंने की है। दूसरा कहेगा, सर
ये जो काम है ना इसमें मैंने किया है। तीसरा कहेगा सर ये जो चित्र है ना ये मैंने बनाया था। चौथा कहेगा सर ये काम मैंने किया था। तो हर किसी की व्यक्तिगत जवाबदेही है, ग्रुप की टीम की जवाब नहीं है, पूरा व्यक्तिगत यानी कि इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी है भाई। समझ में आ रहा है ना कि हर व्यक्ति की क्या है, व्यक्तिगत जवाबदेही इसके अंदर काम करती है। क्लियर। फिर देखो फेस टू फेस इंटरेक्शन, आमने सामने बातचीत होती है। इंस्ट्रक्शन कैसा होता है भाई, फेस टू फेस होता है। बच्चे जो हैं एक दूसरे के आमने सामने बैठ जाते हैं, आमने सामने बैठकर बच्चे बात करते हैं, समस्या का समाधान करते हैं, एक दूसरे से वो जो है इंटरेक्शन होता है बच्चों का। ठीक है ना। मतलब आपको एक टीचर को ध्यान भी ये रखना चाहिए कि मान लो आप 4 का ग्रुप बना रहे हो, 5 का ग्रुप बना रहे हो, सभी एक दूसरे के आमने सामने बैठे हो, एक दूसरे का मुंह एक दूसरे के आमने सामने होना चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। ऐसे थोड़ा ना कोई पीट करके बैठा है, ऐसे फिर वो ग्रुप क्या हुआ। तो आमने सामने बच्चों की क्या होती है, बातचीत होती है। फिर कोलाबोरेटिव स्किल्स, सहयोगी कौशल, एक दूसरे से काम करने का जो है सहयोग करने की आदत पड़ती है भाई। अगर ऐसे हम बच्चों को सहयोग करना नहीं सिखाएंगे तो बच्चा तो फिर पूरी जिंदगी अकेला ही काम करेगा। भाई देखो एक बात बताऊं आपको, ये जो वातावरण होता है ना, एनवायरनमेंट होता है, वातावरण बच्चों का चेंज होता है, लेकिन जड़ों को हिलाना बड़ा मुश्किल है। समझो इस बात को। आप बच्चे को वातावरण जैसा दे रहे हो वो धीरे धीरे चेंज हो जाएगा। ऐसी बात थोड़ी ना कि आज बच्चा ग्रुप पे काम नहीं करेगा तो जिंदगी में कभी नहीं करेगा, लेकिन आगे जब वो अपनी लाइफ के अंदर काम करेगा ना, किसके अंदर, ग्रुप के अंदर काम करेगा आगे जाकर, तो उसको दिक्कतें आएंगी और वो उस स्टाइल से क्या पता ना भी कर पाए जिस स्टाइल से टीम वर्क होना चाहिए। तो वातावरण चेंज हो जाता है, बच्चे भी कुछ कुछ चेंज हो जाते हैं उम्र के अनुसार, लेकिन जो जड़ें होती है ना उनका हिलना मुश्किल होता है। जैसे एक माता पिता ऐसे हैं, मान लो कोई माता पिता ऐसे हैं जिन्होंने बच्चे को कभी भी बाहर नहीं निकाला भी, कभी उसको अकेले कहीं जाने नहीं दिया, किसी से बातचीत इतना खुलकर उसने नहीं की, कभी वो घर से बाहर ही नहीं गया, हमेशा अपने बस स्कूल से आया घर पे, घर से बाहर जाने का मतलब ही नहीं, कोई मित्र नहीं बनाया, कोई दोस्त नहीं बनाया, कोई ग्रुप के अंदर नहीं है, वो किसी गेम नहीं खेलता, कुछ नहीं करता भी। तो अगर वो बड़ा होगा ना, आप अपने सराउंडिंग में देखो, अपने घर परिवार में, आस पड़ोस में, वो बड़ा होकर भी वैसा ही रहता है। हाँ, कुछ चेंज हो जाता है, लेकिन मैंने क्या कहा, जड़ों को हिलाना नामुमकिन है। जड़ नहीं हिलती, ये ना सोचो जड़ हिल जाएगी। कई बार माँ बाप बोलते हैं ना, अरे अभी बाहर ना निकालेंगे तो क्या हो गया, बड़ा होके सब कुछ कर लेगा। अरे करेगा तो तब ना जब तुमने उसको सिखाया होगा करना। तुमने उसकी जड़ें ऐसी बांध दी, बच्चा आगे चलकर कुछ नहीं कर पाएगा। समझ रहे हो ना। और आप कहोगे हाँ जी मैडम सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ये जड़ों को हिलाना नामुमकिन है, जड़ नहीं हिलती। चलो जी, उसके बाद टीचर्स रोल। एक टीचर का क्या रोल होता है, ठीक है ना। मतलब ग्रुप तो आप बना दोगे, लेकिन आप एज ए टीचर आपका कुछ रोल भी तो होगा वहां पर। ये क्या हो गया, चलो जो भी अपने को तो दिखाई दे रहा है। एज ए टीचर आपका क्या रोल है वहां पर, टीचर का क्या रोल है। तो टीचर का पहला रोल क्या है, बिफोर द लेसन। मान लो आप कोई लेसन बच्चे को पढ़ाना चाहते हो और आप घर से ये सोच रखा है अपने कि भाई मैंने बच्चों का ग्रुप बनाना है, बच्चे ग्रुप में सीख लेंगे। तो आप क्या करोगे, ऑब्जेक्टिव्स आर क्लियर। आपके जो उद्देश्य है ना, आपके जो उद्देश्य हैं वो क्या होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए, जमा। आपको पता होना चाहिए कि बच्चों को ये चीज सिखाने के लिए ग्रुप बनाया जा रहा है। तो ऑब्जेक्टिव्स आर क्लियर, आपके ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। दूसरी बात, डिसाइड ऑन ग्रुप साइज एंड मेंबरशिप। आप ये भी डिसाइड कीजिए कि आप जो है वो ग्रुप का साइज क्या बनाओगे। 4 बच्चों लेंगे, 8 बच्चे लेंगे, 10 लेंगे, या 2-2 बच्चों का ग्रुप बनाओगे। तो आप साइज को भी डिसाइड कर लीजिए। उसके बाद मेंबरशिप को भी डिसाइड कर लीजिए कि कौन कौन से बच्चे किस किस ग्रुप के अंदर होंगे। मान लो आपके क्लास के अंदर कोई बच्चा है, मान लो आपकी क्लास के अंदर 6 बच्चे ऐसे हैं जो टॉपर बच्चे हैं, 6 बच्चे ऐसे हैं जो टॉपर हैं, जिनसे आपको बड़ी उम्मीदें हैं भाई। तो आप अपने सोचिए कि इन 6 बच्चों को अलग अलग ग्रुप में डालना है। ऐसे थोड़ी ना आप 6 का एक ग्रुप उनका न्यारा ही बना दोगे, फिर वो तो है ही टॉपर, वो तो कर ही लेंगे, उनका क्या दिक्कत है। फिर ग्रुप बनाने का आपका मतलब क्या हुआ। तो आप अगर क्लास के अंदर 6 ग्रुप बना रहे हो ना, तो हर ग्रुप के अंदर एक एक बच्चा वो होना चाहिए, वो टॉपर बच्चा उस ग्रुप के अंदर, ताकि उसके जो लर्निंग का लाभ है वो दूसरे बच्चे उठा सके। ठीक है। अरेंज द मटेरियल्स नेसेसरी फॉर द ग्रुप। अगर उसके लिए ग्रुप को कोई मटेरियल देना हो, जैसे मान लो आपने कोई वर्कशीट है भाई,
आपने बच्चों को हर एक ग्रुप के अंदर कुछ वर्कशीट देनी है, तो वो मटेरियल आपको प्रोवाइड करवाना है, बच्चे कहाँ से लाएंगे? या आपने यूँ सोच रखा है कि ये जो मैप है ना, ये हर एक ग्रुप के अंदर एक मैप मेरे को देना है, तो आप उसको मटेरियल प्रोवाइड करवाओ फिर। मैप आप घर से लेकर जाओगे बच्चों के लिए, वर्कशीट आप लेकर जाओगे बच्चों के लिए। मतलब अगर आपने मान लो कोई क्वेश्चन सीरीज देनी है बच्चों को, तो आप वो घर से लेकर जाओगे बनाकर, उसके उतने ही पेजेस होंगे आपके हाथ में जितने आप ग्रुप बनाना चाहते हो, कि हर एक ग्रुप के अंदर इतने पेजेस लेंगे भाई। अगर मान लो आपने सारे बच्चों को देनी है, क्लास के अंदर बच्चे 30 है, तो 30 के 30 आपको पास होने चाहिए क्वेश्चन। समझ रहे हो ना? तो जो भी मटेरियल जो उनके लिए नेसेसरी है, ज़रूरत है, वो आप अरेंज करवाओगे, ठीक है? उसके बाद डेवलपिंग स्टूडेंट्स सोशल स्किल्स। आप ये देखोगे कि स्टूडेंट्स के अंदर जो सोशल स्किल्स हैं, जो सामाजिक कौशल है, क्या वो डेवलप हो रहे हैं? आपने इस बात का भी ध्यान रखना है कि स्टूडेंट्स के अंदर जो क्या सोशल स्किल्स डेवलप हो रहे हैं। जैसे असाइनमेंट पर बच्चे अच्छे से काम करें, भाई जो भी आपने असाइनमेंट दे रखा है, उनके ऊपर बच्चे बढ़िया तरीके से काम करें, अच्छे तरीके से, बिल्कुल। तो असाइनमेंट पर बच्चे अच्छे से काम करें। दूसरी बात, तर्क की क्षमता विकसित करना। आप बच्चे के अंदर लॉजिकल पावर, है ना? जो कैपेसिटी है वो कौन-सी विकसित करोगे? वो लॉजिकल पावर आप विकसित करोगे उनके अंदर। अगर बच्चों के अंदर लॉजिकल पावर बनी ही नहीं, विकसित हुई नहीं, फिर फ़ायदा क्या हुआ फिर आपका? ठीक है ना? तो तर्क की क्षमता आप बच्चे के अंदर क्या करोगे? विकसित करोगे। उसके बाद सभी बच्चे एक-दूसरे की हेल्प करेंगे, आप ये भी देखोगे। ऐसे थोड़ी ना कि भी कोई किसी की हेल्प ही नहीं कर रहा। आपने जो एक टॉपर बच्चा एक ग्रुप के अंदर डाला हुआ है, आपने उसको बनाया हुआ है, वो किसी की मदद नहीं कर रहा, वो अपने घमंड में है कि मैं इनसे क्यों बात करूँ? तो सारे बच्चे एक-दूसरे की हेल्प करें, आप ये चीज़ भी देखोगे। तर्क की क्षमता आप उसके अंदर विकसित करोगे, लॉजिकल पावर उनके अंदर आनी चाहिए। क्योंकि हमारा शिक्षण का, अधिगम का उद्देश्य क्या होता है लास्ट, कि बच्चे को समस्या समाधान के योग्य बनाना। और बच्चा समस्या का समाधान के योग्य कब बनेगा? जब उसके अंदर क्या आएगी भई? लॉजिकल पावर आएगी। जब उसके अंदर क्या आएगी? लॉजिकल पावर आ जाएगी। तो समस्या समाधान के बच्चा क्या हो जाएगा? योग्य हो जाएगा। ठीक है? उसके बाद देखो, अगली बात क्या है? कुछ मेथड्स हैं, स्ट्रेटेजीज हैं फॉर कोऑपरेटिव लर्निंग के। मेथड्स क्या-क्या हैं? पहला है थिंक, पेयर एंड शेयर, पहला तो ये है। दूसरा है सर्कल द सेज और दूसरा है टाइम्ड पेयर स्केल। ये 3 क्या है? इसके मेथड है, ठीक है ना? ये 3 क्या है? इसके मेथड है। तो देखो पहला क्या है? पहला है थिंक, पेयर एंड शेयर, ये पहला मेथड है। 1 मिनट रुकिए। जस्ट अ मिनट। हाँ जी, थिंक, पेयर एंड शेयर। पहला मेथड है कि बच्चे क्या करें, आपको बच्चों के में ये ध्यान रखना है कि बच्चे सोचें, थिंक करें, विचार करें, ठीक है ना? मतलब पहले इंडिविजुअली सोचे, एक-एक बच्चा सोचे कि 4 बच्चे हैं कि कोई समस्या आपने दे दी, पहले हर एक बच्चा सोचे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए। उसके बाद वो अपने जो पेयर है उससे बातचीत करें कि मैंने ये सोचा, अगला कहेगा हाँ मैंने ये सोचा है। उसके बाद वो शेयर करें, टीचर को के साथ आकर शेयर कर दें कि सर ये समस्या ऐसे सॉल्व होगी भई। तो अगर है थिंक, पेयर एंड शेयर, ये बात आपको बच्चों को समझानी है कि बच्चों पहले आपने समस्या का समाधान जो करना है ना, उसके लिए आपने थिंक करना है, आपने सोचना है। उसके बाद अपने साथी समूह को, जो ग्रुप के अंदर, पीयर ग्रुप के अंदर है ना, उसके साथ जो आपका जोड़ा है, पेयर है, आपने उसको बताना है भाई देखो ऐसे है, मतलब मैंने ये सोचा है, वो कहेगा भाई मैंने ये सोचा है, ठीक है ना? उसके बाद आप वो क्या करें, वो शेयर करें टीचर के साथ, ठीक है? उसके बाद सर्कल द सेज। सेज का मतलब क्या होता है? सेज का मतलब होता है भाई समझदार। वैसे समझदार होता है भाई शाना, जिसको आप बोलते हैं कि भाई जो उनका सर्कल है, सर्कल ऐसा होना चाहिए कि उसके अंदर समझदार बच्चे भी होने चाहिए। दूसरा मेथड है, जब कोई समझदार बच्चा होगा तो वो सभी को समझदार बना देगा। सर्कल द सेज, सेज का क्या मतलब होगा कि वो क्या होंगे, उनका सर्कल ऐसा होना चाहिए कि बच्चा क्या बने, सेज बने, ठीक है ना? क्या बने, सेज बने। 1 मिनट ठहरो भाई। उसके बाद टाइम्ड पेयर शेयर,
उनको एक टाइम दिया जाए। ऐसे थोड़ी ना कि कोई समस्या है तो आप उसको 3 दिन में सुलझाओगे। कोई टाइम्ड के ऊपर बंधा हुआ हो, जो पेयर शेयर जो जोड़ा है। मतलब कोई भी जैसे 4 बच्चों का ग्रुप है, तो आप उनको यूँ दो कि 10 मिनट में तुमने ये काम करना है। आप उनको केवल 10 मिनट का टाइम दो। हो सकता है कि आप 5 मिनट का टाइम दोगे, हो सकता है कि आप 15 मिनट का भी दे दोगे, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो उस टाइम्ड के अंदर उस पेयर को क्या करना है, समस्या का समाधान शेयर करना पड़ेगा। तो ये 3 मेथड है, 3 स्ट्रेटजीज हैं। क्या? थिंक, पेयर एंड शेयर, सर्कल द सेज, बच्चे को आपने समझदार बनाना है। आप कर क्यों रहे हो कि सारे बच्चे समझदार बन जाए। उसके बाद टाइम्ड, पेयर, शेयर, यानी कि आप जो है जो टाइम फेयर शेयर, सर फेयर है ये, फेयर मैंने गलती से पढ़ दिया कि जो टाइम्ड आप बच्चों को दोगे वो बच्चे क्या करें उसके अंदर शेयर करें। ठीक है। उसके बाद देखो अगली बात क्या है, टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग, वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे टाइप पूछ सकता है उसके अंदर, पेपर के अंदर। टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग, तो 3 टाइप की होती है, इनफॉर्मल, फॉर्मल और ग्रुप बेस्ड लर्निंग। ये 3 प्रकार की होती है। इनफॉर्मल क्या होती है? इनफॉर्मल होती है अनौपचारिक। आप हिंदी में इसको क्या बोलते हो? अनौपचारिक। ठीक है ना। और ये होती है फॉर्मल। फॉर्मल का होती है औपचारिक। फॉर्मल कौन सी है? औपचारिक। इनफॉर्मल क्या? शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम टू कंप्लीट ए स्मॉल टास्क। छोटा तो समय दिया जाता है टास्क को कंप्लीट करने के लिए, और टास्क भी छोटा होता है। छोटा थोड़ा समय और बच्चे भी थोड़े। मतलब आप यूं मान के चलते हो कि इसके अंदर 2 या 3 बच्चे होते हैं, बस, इससे ज्यादा नहीं। काम भी छोटा होता है, टाइम भी थोड़ा दिया जाता है। ये अनौपचारिक है भाई। फॉर्मल क्या होता है? फ्यू हावर्स टू या सेवरल वीक्स अंटिल टास्क इज कंप्लीट। या तो आपको कुछ घंटे दे सकते हो, जैसे 5 या 6 घंटे दे दिए, या कुछ वीक भी दे सकते हो कि आपने 2 हफ्ते में ये काम करना है, 3 हफ्ते में ये काम करना है। और इसके अंदर बच्चे भी ज्यादा होते हैं। ठीक है ना। बच्चे भी क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। जैसे मान लो 8-10 बच्चों का ये ग्रुप हो सकता है। तो ये फॉर्मल होता है, औपचारिक होता है। फॉर्मेलिटीज का वहां पर निर्वाह किया जाता है। देखो इनफॉर्मल तो क्या होगा? अनौपचारिक होगा, कोई फॉर्मेलिटीज नहीं होंगी। आपने क्लास में 10 मिनट के लिए कह दिया ये काम कर लो भाई, तो बच्चों ने कर लिया, बात खत्म। तो ये क्या है? ये इनफॉर्मल है। फॉर्मल क्या होता है कि जहां पर आपको कुछ घंटे या कुछ वीक्स देने होते हैं, या तो कुछ घंटे या कुछ वीक्स देने होते हैं, जब तक टास्क कंप्लीट नहीं हो जाता भाई, है ना। आपने 2 हफ्ते का टाइम दे दिया, 1 हफ्ते का टाइम दे दिया भाई, इतने समय में आपको टास्क कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद क्या है, अगली बात इसके अंदर फॉर्मल हो गया, इनफॉर्मल हो गया। अब हम बात करते हैं किसके बारे में? ग्रुप बेस्ड लर्निंग। अब बात करते हैं ग्रुप बेस्ड लर्निंग, कि आप ग्रुप के बेस के ऊपर लर्निंग करवाते हो, आप ग्रुप बना देते हो। इन्वॉल्व्स लॉन्ग टर्म ग्रुप, लॉन्ग टर्म ग्रुप बनाते हो, जैसे पूरे 1 साल का बना दिया या इससे भी ज्यादा का, या तो आपने 1 साल का बना दिया पूरा या इससे भी ज्यादा का। जैसे ऑर्गेनाइजेशन संगठन के अंदर होता है, ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ना, अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन, उनके अंदर ये काम होता है कि भाई आपने बच्चे का जो ग्रुप बना दिया, वो आपने लॉन्ग टर्म का बनाया, लंबे समय का ग्रुप बनाया आपने, 1 साल या इससे भी ज्यादा हो सकता है। तो उसके अंदर आप बच्चे का क्या बना देते हो? ग्रुप बना देते हो, और उसके अंदर वो लोग वो काम करते हैं, तो वो ग्रुप बेस्ड लर्निंग होती है। यानी कि आपने पूरे साल का बना दिया कि पूरा साल ही ऐसे पढ़ना है। अब पूरा साल का तो स्कूल में तो बन नहीं सकता, ऐसे थोड़ी ना कि बच्चों का पूरा साल का बना के छोड़ दोगे, को ठेका दे दिया उनको। लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन वगैरह में होता है, संगठन वगैरह में होता है। जैसे यूँ कह दिया कि ये ग्रुप है, ये काम संभालेगा और 1 साल तक यही रहेगा, अगले साल ही चेंज करेंगे। ठीक है ना। तो वो ग्रुप बेस्ड लर्निंग होती है। तो 3 प्रकार का होता है कोऑपरेटिव लर्निंग। एक तो होती है फॉर्मल। फॉर्मल के अंदर क्या होता है भाई, फ्यू हावर्स या सेवरल वीक्स का बनाया जाता है, जब तक अंटिल टास्क इज कंप्लीट, जब तक टास्क कंप्लीट नहीं हो जाता। ठीक है। उसके बाद क्या कि आपका इनफॉर्मल होता है। इनफॉर्मल का मतलब क्या होता है कि भाई आप बच्चों का जो ग्रुप बनाओगे वो 2 या 3 बच्चों का बनाओगे और कुछ ही देर के लिए बनाओगे बस। ठीक है। उसके बाद है ग्रुप बेस्ड लर्निंग, यानी कि आप पूरे ग्रुप के अंदर ही उनका लर्निंग बेस बनाओगे, और जैसे ऑर्गेनाइजेशन वगैरह के अंदर होता है। ठीक है ना, संगठन के अंदर होता है। ठीक है भाई, चलो जी। अब उसके बाद आगे बात करते हैं कि जो मे एंड दूब ने, नाम क्या है? एक तो नाम है जी मे, एक है दूब। इन्होंने 1937 के अंदर क्या पाया कि पीपल हु कोऑपरेट एंड वर्क टुगेदर टू अचीव शेयर्ड गोल्स वर मोर सक्सेसफुल। इन्होंने क्या पाया? इन्होंने एक रिसर्च की भाई
किसने? मे ने एंड दूब ने। नाम याद रख लेना, मे और दूब ने। कब? 1937 के अंदर। इन्होंने क्या पाया कि दैट पीपल, जो लोग हु कोऑपरेट एंड वर्क टुगेदर, जो एक दूसरे से कोऑपरेट करके और इकट्ठा रहकर काम करते हैं, वो लाइफ के अंदर जो गोल्स है वो अच्छे अचीव करते हैं, सक्सेसफुल होते हैं। और जो अकेला काम करता है ना, वो लाइफ के अंदर सक्सेसफुल नहीं होता। ये बात किसने महसूस की थी? मे और दूब ने। कि जितने लोग, कोई भी लोग हो, कोई भी, अगर लोग टीम वर्क के साथ काम करते हैं, सहयोग से काम करते हैं, इकट्ठे रहकर काम करते हैं, कोऑपरेटिव जो है वो टास्क करते हैं, तो उनके जो काम वो ज़्यादा लाइफ के अंदर सक्सेसफुल होते हैं, बजाय कि जो अकेला काम करता है। ठीक है। फिर क्या कहा कि इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट्स इन फॉलोइंग वेज। कुछ वेज ऐसे हैं जिसके अंदर ये स्टूडेंट्स को क्या देता है? अपॉर्चुनिटी देता है। जैसे जैसे हमने कहा कि भाई आस्क क्वेश्चन, बच्चे क्या करते हैं? प्रश्न पूछते हैं एक दूसरे से। अगर हम ग्रुप बना देंगे तो बच्चे एक दूसरे से ग्रुप में क्या पूछेंगे? आस्क क्वेश्चन। बच्चे प्रश्नों को पूछेंगे, ठीक है ना। जैसे एक इंटेलिजेंट बच्चा है ग्रुप के अंदर, तो सारे दूसरे बच्चे पूछेंगे, अच्छा फिर ये कैसे हो गया, तूने कैसे निकाला है, बताना एक बार, मेरे से तो नहीं निकाला, ये मेरे से तो ये हल नहीं हुआ, तू बता कैसे हल किया है। लेकिन वो टीचर से पूछने में झिझकते हैं। अब आप टीचर बनने वाले हो तो नेचुरल सी बात है, टीचर तो क्लास में यही कहेगा कि भाई अगर कोई भी दिक्कत हो तो पूछ लेना भाई। पर बच्चे पूछते हैं क्या? बताओ, कोई 2-3 बच्चों को छोड़ के कोई नहीं पूछता, चाहे उनको कक्का समझ में ना आए, वो पूछते ही नहीं है टीचर से। लेकिन ग्रुप में क्वेश्चन पूछेंगे, आस्क क्वेश्चन। फिर गिव सजेशन, यानी कि सजेशन देंगे, सुझाव देंगे। क्या देंगे भाई? सुझाव देंगे। एक दूसरे को भी ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, टीचर को कोई सुझाव देने थोड़ी ना आएगा। इंक्रीज सोशल स्किल्स, उनके जो सामाजिक कौशल है वो इंक्रीज होते हैं, क्योंकि बच्चे सहयोग से समाज में काम करना सीखते हैं। तो जो सामाजिक कौशल है उनका, वो बच्चों का क्या होगा? वो इंक्रीज होगा। बच्चे समाज के अंदर मिलजुल कर रहना सीखेंगे, एक दूसरे का सहयोग लेना सीखेंगे, एक दूसरे की बात को वैल्यू देना सीखेंगे, ठीक है ना। इनहेंस टीम वर्क को बढ़ा देता है। अब बच्चे बच्चे जो है उसको टीम वर्क करना आ गया। अब जब बच्चा अगर किसी बिजनेस के अंदर जाएगा तो वो क्या करेगा? वो टीम वर्क करेगा भी। अगर बिजनेस हो, चाहे फिर वो कुछ भी हो, चाहे गवर्नमेंट जॉब हो, गवर्नमेंट जॉब में क्या टीम वर्क नहीं होती? गवर्नमेंट जॉब में क्या नहीं होती? टीम वर्क बिल्कुल होती है। अब हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं, आपका एचपीएससी का जो है बैच है, तो मैं अच्छा पढ़ाऊंगी, हरियाणा जी के वाले सर अच्छा पढ़ाएंगे, अनूप सर अच्छा पढ़ाएंगे, या जो भी और टीचर पढ़ाते हैं सारे अच्छा पढ़ाएंगे, तो ये टीम वर्क हुआ कि नहीं हुआ? और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो ये टीम का वर्क है। अब अकेली मैं थोड़ा ना पढ़ा सकती हूँ। अब जैसे आपके अनूप सर है, तो ये क्या आपको आपका जो सारा पार्ट पढ़ा देंगे, कॉमर्स का भी, साइकोलॉजी भी, हरियाणा जी के भी, इंग्लिश भी, सारा थोड़ा ना पढ़ा देंगे। तो टीम वर्क है भाई, टीम काम करती है, टीम से काम करवाना जाता है। गुड मैनर्स, अच्छे मैनर्स सीखते हैं बच्चे। क्या सीखते हैं? अच्छे मैनर्स को सीखते हैं कि एक दूसरे को देखकर, भाई देखो ये कितना अच्छा पढ़ रहा है भाई, इसको तो सारा याद है, या ये तो बढ़िया तरीके से कर रहा है इस काम को, तो फिर मैं भी करूँ। तो गुड मैनर्स सीखते हैं। लर्न टू टेक स्टैंड, और अपना खुद का स्टैंड लेना सीख जाते हैं लाइफ के अंदर, कि मैं अपना स्टैंड कैसे ले सकता हूँ। ये थोड़ी ना कि हमें दूसरों के ऊपर हमेशा ही आश्रित रहना है, हमें अपना स्टैंड भी लेना आना चाहिए, ठीक है। चलो जी, उसके बाद बात करते हैं आगे। हाँ जी, उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं कि रोल ऑफ द टीचर, ठीक है ना, कि एक टीचर का क्या रोल है ग्रुप को बनाने में। तो देखो, पहली बात तो क्या है? पहली बात है कि द ग्रुप शुड बी मल्टी एज टू इनहेंस लर्निंग। अगर आप लर्निंग को बढ़ाना चाहते हो, और तो आपने जो ग्रुप बनाया है वो मल्टी एज का होना चाहिए। मल्टी एज का मतलब देखो, जरूरी थोड़ा ना एक ही क्लास का ग्रुप बनाया जाए, कई बार 2-3 क्लासों का भी ग्रुप बना दिया जाता है, या एक क्लास के अंदर भी अलग अलग आयु के बच्चे होते हैं। तो जो ग्रुप होता है ना, वो मल्टी एज होना चाहिए, इनहेंस लर्निंग को बढ़ाने के लिए। दूसरी बात, मिक्स्ड एबिलिटी ग्रुपिंग। मिक्स्ड एबिलिटी ग्रुपिंग मतलब ऐसा ग्रुप बनाइए कि जहाँ पर सभी की एबिलिटी मिक्स हो। मतलब वो जो मैंने आपको पहले बताया कि एक बच्चा तो क्या होगा? टॉपर बच्चा होगा। उसके अंदर एक ऐसा बच्चा होना चाहिए जो एवरेज है, और 2 बच्चे ऐसे भी होने चाहिए जो नालायक हैं। तो आपको मल्टी एबिलिटी ग्रुपिंग करनी है आपको, ये टीचर का काम है। बच्चे ग्रुप में भी सीखे और इंडिविजुअली भी, बिल्कुल। अब देखो, अगर यूँ क्वेश्चन आ जाए कि क्लास के अंदर बच्चे ग्रुप में सीखते हैं या इंडिविजुअली सीखते हैं, तो दोनों तरह से सीख रहे हैं। वैसे तो आप क्लास के अंदर ग्रुप में पढ़ा रहे हो, पर हर बच्चा इंडिविजुअली भी तो सीख रहा है। हर एक हर एक बच्चा इंडिविजुअली भी तो सीख रहा है ना। अगर आप पूरी क्लास को पढ़ा रहे हो, आपके क्लास के अंदर 35 बच्चे हैं,
तो आप वैसे तो एक ग्रुप को पढ़ा रहे हो, पूरी क्लास को, समूहवाचक संज्ञा है कक्षा तो, लेकिन हर एक बच्चा इंडिविजुअली भी तो सीख रहा है। एक बच्चा है सारा मैटर समझ में आ गया, एक बच्चा नहीं आया, एक बच्चा थोड़ा समझ में आया, एक बच्चे को ज़्यादा समझ में आया। तो बच्चे इंडिविजुअली भी सीखते हैं। चिल्ड्रन लर्न एंड एक्सेप्ट फीडबैक पॉजिटिवली। बच्चे सीखते हैं और फीडबैक को भी पॉजिटिवली लेते हैं। जैसे टीचर ने फीडबैक दे दिया, भाई इस ग्रुप ने अच्छा काम किया, इस ग्रुप ने थोड़ा सा कम अच्छा किया, बेटा तुम भी ऐसा करो, देखो इन्होंने कितना अच्छा काम किया है, ऐसा करो भाई, ये तुम्हारे ही साथी हैं, भी तुम्हारी क्लास के हैं। तो बच्चे उस फीडबैक को क्या लेंगे, सकारात्मक रूप से लेंगे, नकारात्मक रूप से नहीं लेंगे। भाई देखो टीचर ने तो हमारी बेइज्जती कर दी है, मेरी तो न्यू होगी, फलानी होगी, ऐसे नहीं। वो कहेंगे हाँ ठीक है सर, हम भी ऐसे करेंगे। वो देखे अरे दूसरे ग्रुप कैसा कर रहा है, टीचर ने तो उनकी तारीफ की है। तो फीडबैक को क्या लेंगे, टीचर के फीडबैक को वो पॉजिटिवली लेंगे। ऑल द स्टूडेंट्स शुड हेल्प ईच अदर। सभी स्टूडेंट्स एक दूसरे की मदद करें। आपने ये भी देखना है कि सभी बच्चे एक दूसरे की मदद करें। ऐसे ना हो कि कोई बच्चा किसी की टांग खींच रहा है, मजाक हो रहा है, मस्ती हो रही है, बच्चे पढ़ नहीं रहे, जो आपने टास्क दिया उसकी तरफ ध्यान ही नहीं है बच्चों को, है ना, और बच्चे एक दूसरे की हेल्प भी नहीं कर रहे। तो आपने ये सारी बातें ध्यान करनी है कि बच्चा एक दूसरे की क्या करे, हेल्प करे। ग्रुप शुड बी स्मॉल साइज। जो ग्रुप है ना वो कैसा होना चाहिए, छोटे साइज का, क्योंकि बड़े साइज का ग्रुप होगा तो फिर वो कहते हैं ना कि अपनी अपनी डपली, अपना अपना राग, सारे अपना अपना राग अलापेंगे। अगर छोटा ग्रुप होगा ना तो वो फायदेमंद होगा बच्चों के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए आगे बात करते हैं कि जो टीचर होता है, टीचर शुड, अच्छा, टीचर शुड अरेंज ए रूम नाइदर टू फार नो टू क्लोज। कि टीचर जहाँ पर बच्चे को बिठाएगा वो उनका रूम ना तो बहुत ज़्यादा दूर होना चाहिए, ना बिल्कुल पास में। अगर ज़्यादा दूर होगा, मान लो टीचर तो कहीं पर बैठा है, बच्चों को मान लो 4 कमरे पीछे बिठा के आ गया, तो बच्चे क्या करेंगे, मस्ती करेंगे, वो पढ़ेंगे थोड़ा ना वो समस्या का समाधान करेंगे। तो बच्चे आपस में लड़ाई झगड़ा करने लग जाएंगे, मस्ती करने लग जाएंगे, है ना, तो उससे भी दिक्कत आएगी। और अगर आपने बहुत ज़्यादा पास में बच्चों को बिठा रखा है तो फिर बच्चों को पता है कि अध्यापक की तो हमारे ऊपर ही नज़र है, हमारी सर की, तो फिर वो वैसे भी हेजिटेट हो जाएंगे, वैसे खुल के बात वो कर ही नहीं पाएंगे। तो ना तो आप बच्चों को बहुत ज़्यादा दूर बिठाएं, ना बिल्कुल पास में बिठाएं, एक निश्चित दूरी होनी चाहिए। अध्यापक ये सुनिश्चित करे कि बच्चे एक दूसरे की तरफ मुंह करके बैठे ताकि इंटरेक्शन हो। ये बात हमारी हो चुकी है कि बच्चे जो है वो एक दूसरे की तरफ मुंह करके बैठे ताकि बच्चों के अंदर जो इंटरेक्शन है वो क्या हो, बढ़िया हो, इंटरेक्शन बढ़िया हो। उसके बाद है भाई टीचर ग्रुप लीडर बनाए। टीचर क्या बनाए, ग्रुप का लीडर बनाए, बच्चों की रोटेशन टाइम टू टाइम हो। अब ऐसे थोड़ी ना कि आपने एक कोई ग्रुप लीडर बना दिया और हमेशा वो ठप्पा लग गया उसके पास तो अभी जिंदगी भर यही ग्रुप लीडर रहेगा, ऐसा नहीं है। आपने रोटेशन में चलाना है। जैसे मान लो आप 4 बच्चों का ग्रुप बना रहे हैं ना, तो एक दिन इसको बना दिया, एक दिन उसको बना दिया, एक दिन उसको बना दिया, एक दिन उसको बना दिया, तो आप रोटेशन में चलाइए, रोटेशन हो टाइम टू टाइम। समय पर सभी बच्चों को लर्निंग और परफॉर्मिंग का अवसर मिले। ऐसा नहीं है कि कुछ एक बच्चे प्रधान है वही सारी प्रॉब्लम का सोल्व करके आ गए और बाकी बच्चों को तो उसमें भाग लेने का मौका भी नहीं मिला। तो समय समय पर सभी बच्चों को लर्निंग एंड परफॉर्मिंग करने का अवसर मिलना चाहिए। अध्यापक समय समय पर प्रोग्रेस भी चेक करते रहे। ये चेक करता रहे कि बच्चों की प्रोग्रेस कितनी हो रही है, समय समय पर ये भी चेक होता रहे। ऐसे नहीं कि आप सोचते हो कि हम तो लास्ट में देखेंगे जी क्या किया क्या नहीं, इतने तो बैठे रहने दो, ऐसे नहीं। आप टाइम टाइम टू टाइम देखें कि बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। टीचर शुड इवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल स्टूडेंट। टीचर को हर एक व्यक्तिगत हर एक बच्चे को, मतलब इंडिविजुअल, मतलब हर एक बच्चे को, हर एक स्टूडेंट्स को एवुलेट करना चाहिए कि उसने क्या क्या परफॉर्मेंस दी है, कि उसका मूल्यांकन होना चाहिए कि बच्चा कैसी परफॉर्मेंस दे रहा है। भले ही वो ग्रुप के अंदर काम कर रहा है लेकिन वो इंडिविजुअली भी सीख रहा है। तो आप इंडिविजुअली हर बच्चे को क्या करें, ध्यान दें, उसकी तरफ देखें कि बच्चा कितना सीखा है कितना नहीं सीखा है। ठीक है, तो आपकी जो ये क्या हो जाता है, आपका जो ये कोऑपरेटिव लर्निंग वाला जो है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है ना, कोऑपरेटिव लर्निंग का कंप्लीट है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, टीचिंग मॉडल्स करेंगे। ठीक है, क्लियर, आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा अच्छी तरह से। तो आपका थैंक यू, धन्यवाद सभी बच्चों का। और अब मैं 17 तारीख को पीजीटी का पेपर है बच्चों का, उससे पहले क्लास नहीं ले पाऊंगी। पिछला दोहरा लो, ये दोहरा लो, और मैं आपकी क्लास 18 तारीख को लूँगी, सीधी बात है। उससे पहले मैं उन बच्चों को कंप्लीट करूँगी। 18 तारीख की आपकी क्लास है, ओनली एक टॉपिक रह गया, जी उठाने की ज़रूरत नहीं है, और वो टॉपिक मैं आपको करवा दूँगी। ठीक है, तो थैंक यू सभी का, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।